एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अनंता आप सभी का स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, न्यूज़ तो आ रही है कि वैकेंसी आएगी सितंबर में, बट कुछ उतना कहा नहीं जा सकता, 1-2 महीने आगे पीछे या फिर जो भी जैसा भी हो। लेकिन प्रिपरेशन तो एक जेन्युइन कैंडिडेट को अभी से करनी चाहिए, क्योंकि सिलेबस तो बहुत ब्रॉड होता है और कॉम्पिटिशन भी पॉइंट टू पॉइंट रहता है। तो क्या करना है कि आज मैं आपको करवा रही हूँ KVS का ही पेपर, हिंदी का पेपर सॉल्व करवा रही हूँ। ये पेपर आपके PGT, TGT और PRT वालों तीनों के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें देखिए हिंदी का पोर्शन में कंप्लीट करवाऊंगी, और मेरी क्लास में खास इम्पॉर्टेंट क्या है कि ये जो चारों ऑप्शन होंगे ना, मैं चारों ऑप्शंस को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी और विद एग्जांपल्स एक्सप्लेन करूंगी, और आपका रिवाइज होता चलेगा, ठीक है। तो बस क्लास का क्या है, आप वीडियो उठाइए, बस देखते रहिए, आपका रिवाइज होता रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विलोम शब्द को देखना है कि कौन सा असंगत है। तो ताप का शीत सही है, दुर्लभ का सुलभ भी सही है, और तोड़ना का जोड़ना भी सही है। लेकिन पारंपरिक का शासकीय नहीं होगा, पारंपरिक का या तो आधुनिक होगा या तो अपारंपरिक होगा, ठीक है। आधुनिक होगा या तो अपारंपरिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109वां। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है सर्वनाम की दृष्टि से असंगत युग्म पूछ लिए। तो क्वेश्चन तो इनने पूछ लिया और ऐसे ही छाप दिया, लेकिन मैं यहाँ पे बता रही हूँ इस क्वेश्चन में बहुत मिस्टेक है, जिसको मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी कि सर्वनाम, पहले आप सर्वनाम को देख लीजिए, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, ठीक है, 6 भेद होते हैं। सबसे पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है, फिर निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, और निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, और जो है संबंधवाचक सर्वनाम। ये 6 भेद होते हैं। निजवाचक, प्रश्नवाचक इसमें नहीं दिया है, बाकी ये दिया हुआ है। अब ये पुरुषवाचक सर्वनाम होते कौन कौन से होते हैं? देखिए, टोटल जो सर्वनामों की संख्या होती है वो मूल रूप से 11 होती है, ठीक है, 11 होती है। ये एग्जाम में पूछा गया है, इसको भी रट लीजिए। मैं आपको एक एक पॉइंट क्लियर कराते जाऊंगी जो कि एग्जाम्स में आते हैं, और आपके रिवीजन यही तो है, ये नहीं कि बस खाली आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें सॉल्व करें सॉल्व करें। तो अब पुरुषवाचक सर्वनाम देख लेते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या आता है? पुरुषवाचक सर्वनाम में आता है मैं और तुम, ठीक, मैं और तुम आता है पुरुषवाचक सर्वनाम में। तो यहाँ पे तू भी सही हुआ, ठीक है। आप, अब आप क्या हो गया? आप यहाँ पे निजवाचक सर्वनाम हो गया। निजवाचक सर्वनाम क्या हो गया? आप। जैसे आप क्या हुआ? ये स्वयं के लिए प्रयुक्त हुआ है ना, खुद के लिए हुआ, तो खुद के लिए निजवाचक सर्वनाम। अब संबंधवाचक सर्वनाम क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम में जो और सो आता है, मैं और हम नहीं आता, ठीक है। जो और सो आता है, जो और सो आता है संबंधवाचक सर्वनाम में। और अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या आता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कोई और कुछ आता है, कोई और कुछ, ये होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यहाँ पे क्या और कौन लिखा है जो कि गलत है? देखिए ऑप्शन कितने सारे गलत हैं, कितने सारे गलत हैं। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, लेकिन सही क्या है? सिर्फ और सिर्फ इसमें सही है यह वह। तो हमको लग रहा है कि यहाँ पे संगत होगा, असंगत की जगह संगत होगा, क्योंकि इस तीनों ही असंगत हैं और ये चौथा संगत है, ठीक है। ये होना चाहिए था क्वेश्चन। तो निश्चयवाचक सर्वनाम तो यह वह है, ठीक है। प्रश्नवाचक में कौन क्या होता है, रट लीजिए। प्रश्नवाचक में कौन क्या, अनिश्चयवाचक में कोई, कोई कुछ, कोई कुछ होता है अनिश्चयवाचक में, कोई कुछ, और निश्चयवाचक में यह वह। निजवाचक में आप होगा, ठीक है। और पुरुषवाचक में तू, मैं और तुम, ठीक है, मैं और तुम, मैं और तुम का ही रूप है तू, ठीक है। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा, और इतना डीपली मुझको नहीं लगता कि मतलब कि अगर मैंने समझाया तो कहीं रह गया होगा क्वेश्चन में, ये आपका अच्छे से रिवाइज हो गया। प्रश्न 110 है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से लिंग की दृष्टि से असंगत युग्म कौन सा है। तो पहले संगत देख लेते हैं। माली का मालिन बिल्कुल सही है, शेर का शेरनी, बाघ का बाघिन। अब सेठ का सेठाइन यहाँ पे लिखा है, सेठ का सेठाइन बिल्कुल गलत है,
सेठ का होता है सेठानी। क्या होता है? सेठानी। सेठ, सेठानी, ये करेक्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, क्योंकि असंगत पूछा था और असंगत यही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं इसमें से कौन अधिक बलवान है। तो ये जो अधिक है रेखांकित, ये है क्या, कौन सा विशेषण है? ठीक है, तो कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, परिमाण के संख्यावाचक। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, मैंने सार्वनामिक विशेषण अभी बता रखा है, दोबारा नहीं रिपीट करूंगी। तो गुण में क्या होता है? तो गुण बताता है, तो अधिक कोई गुण नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे परिमाण होगा। क्यों? क्योंकि अधिक जो है यहाँ पे अनिश्चित है ना, निश्चित तो है नहीं कि कितना है, तो यहाँ पे अधिक क्या होगा? अधिक परिमाणवाचक विशेषण होगा। ठीक है, संख्या भी नहीं है, ये इतनी कोई एक फिक्स संख्या नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा? परिमाणवाचक विशेषण होगा। ठीक, तो आई होप कि समझ में आ रहा होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है ना, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप अध्यापक बनना चाहते हैं तो फिर चैनल पे बने रहिए, क्योंकि अगर आप बने रहेंगे तो आप बन भी जाएंगे। प्रश्न नंबर 112 कह रहा है कारक चिन्हों की पहचान की दृष्टि से निम्नलिखित में से असंगत वाक्य पता करिए। तो असंगत क्या होगा? सबसे पहले देख लेते हैं कारक कितने प्रकार के होते हैं। तो कारक होते हैं 8 प्रकार के, और 8 को चलिए हम एक बार बोल देते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग, संबंध का की के अधिकरण में पे पर संबोधन हे हो हरे। ठीक है, रिवाइज हो गया मुझको लगता है। तो अब इसमें कह रहे हैं सेकंड वाला देखते हैं। माँ के लिए दवाई ले आओ, संप्रदान है, तो संप्रदान में के लिए होता है। ठीक है, ये सही है। तीसरे है रमेश कमरे में बैठा है, तो अधिकरण में पे पर होता है, तो ये भी सही है। मैंने उसे तार द्वारा सूचित किया, तो ये करण है, क्योंकि करण में होता है से के द्वारा। ठीक, तो ये भी करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 1 ही गलत है। क्यों? क्योंकि माणिक ने पत्र को लिखा। किसको लिखा? पत्र को लिखा। तो किसको लिखा है? पत्र को लिखा है, और यहाँ पे कर्ता कारक है, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे कर्म कारक होगा। ठीक है, हाँ, तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, जो कि गलत है। नंबर 13 है कि 113 है, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द पता करना है। तो स्त्रीलिंग शब्द पता करने का सबसे आसान तरीका होता है कि वाक्य बनाइए। ठीक है, तो फाटक खुल गया। ठीक है, तो फाटक क्या है? पुल्लिंग है। बगीचा, बगीचा साफ सुथरा हो गया। ठीक, ये भी पुल्लिंग है। आंगन, आंगन की सुंदरता। ठीक है, तो ये भी पुल्लिंग है। दरी, दरी बिछ गई, ये क्या है? ये स्त्रीलिंग है, तो दरी बिछ गई। मेरा आंगन सुंदर है, आंगन की सुंदरता, आंगन बड़ा है, तो ये क्या है ना? स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग नहीं है, पुल्लिंग है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे? दरी क्या होगा? ऑप्शन सही होगा, जो कि स्त्रीलिंग है, करेक्ट। ये नेक्स्ट क्वेश्चन में ये 4 लाइन दी गई है। अब जागो तुम आंखें खोलो और हमारे संग खेलो, फैले सुंदर महक तुम्हारी, महके सारी गली गली। तो देखिए, मैंने आपको वीणा पाठ पढ़ाया है। ठीक है, इस बार वीणा ऐड हुआ है, सारंगी ऐड हुआ है, और ये देखिए रिमझिम पुस्तक से इन्होंने पूछ ही लिया कि उपर्युक्त में मतलब कौन सा काव्य किस पाठ से लिया गया है। तो मैंने बहुत अच्छे से वीणा और सारंगी कवर करा दिया है, तो जा करके आप पढ़ लीजिए। देखिए, मैं झूठ नहीं बोल रही थी, यहाँ रिमझिम से आया हुआ है, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आप जाके जो मैंने वीणा पाठ पढ़ाई है और सारंगी का पूरा सार करवाया है, पूरा अच्छे से एक एक क्लास दिया है, वो आप जा कर के कर लीजिए। ठीक है, वहाँ से एक बार, तो एक बार कर लीजिए, फिर उसके बाद जब एग्ज़ाम आएगा फिर 1-2 बार ऐसे रिवीजन होता जाएगा आपका। तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है बुक। देखिए, यहाँ रिमझिम बुक से पाठ्य पुस्तक से पूछा है, तो उस उपयुक्त काव्यांश रिमझिम पाठ्य पुस्तक के किस पाठ से लिया गया है। तो देखिए, यहाँ पे हम मैं जब पढ़ा रही थी तो आपको एक एक बात बता रही थी कि कैसे कैसे क्वेश्चन आएगा। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन आ भी गया है
तो और इसका क्या है, ये है तितली और कली से लिया गया है। किस पाठ्य पुस्तक से लिया गया है, तितली और कली से लिया गया है। देखिए 4 लाइन पूछ लिया और उसके बाद फिर पूछ लिया कि कौन सा पाठ का नाम पूछ लिया। मैंने एक एक अच्छे से करवाया है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 115 पे आते हैं। 115 पे क्या पूछ रहा है, 115 पे पूछ रहा है कि नसीरुद्दीन और जमाल साहब रिमझिम पुस्तक के किस पाठ के चरित्र हैं। अब देखिए अगर अब मैं क्यों कह रही थी, इसलिए कह रही थी कि आपको पाठ का हर एक चीज़ जानना पड़ेगा। हाँ, मतलब कि समरी जो मैंने करवा रखी है उसमें चरित्र भी हैं, सब कुछ है, सबके नाम भी मैंने बोले। अब यहाँ देखिए नसीरुद्दीन और जमाल साहब, ये कौन है, कौन से पाठ से लिया गया है, तो ये रिमझिम बुक का ही है और ये दोस्त की पोशाक का है। ठीक है, इस चैप्टर का नाम दोस्त की पोशाक है, जिसमें इन दोनों की कहानी है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 116। क्वेश्चन नंबर 116 में ये देखिए फिर से वही रिमझिम बुक, कितने सारे क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं, इसलिए मैं कह रही हूँ इस बार नई बुक ऐड हुई है सारंगी और मीरा। आप जा करके उसको पढ़ लीजिए। अगर आप अभी से पढ़ेंगे तो ही कुछ बात बनेगा। ठीक है, राख की रस्सी पाठ के आधार पर बताइए लोनपो गार तिब्बत के कौन से राजा के मंत्री थे। तो लोनपो गार तिब्बत के कौन से राजा के मंत्री थे, राख की रस्सी के पाठ के आधार पर बताना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 इस करेक्ट हो जाएगा, 32वें राजा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 117 पूछा था हलीम चला चांद पर, पाठ के आधार पर बताइए चांद पर हलीम ने क्या देखा। चांद पर हलीम ने क्या देखा था, तो चांद पर हलीम ने देखा था गड्ढे। ठीक है, चांद पर हलीम ने गड्ढे देखा था, ये एक पोयम थी, उसमें हलीम ने जो जो देखा था वो की बात है। 118 में कह रहे हैं मुहावरा और उसके अर्थ की दृष्टि से कौन सा असंगत है। तो सबसे पहले देख लेते हैं पहला, नाक भौं सिकोड़ना मतलब कमियां निकालना, बात सही है। कलई खुलना सच्चाई का पता चल जाना, ये भी बात सही है। ऊँट के मुंह में जीरा होना मतलब आवश्यकता से बहुत कम मिलना, हाँ ये भी ठीक है। दिया तले अंधेरा मतलब दिया के पास अंधेरा, नहीं भाई ये गलत है। दिया तले अंधेरा का मतलब होता है अपनी बुराई दिखाई ना देना, अपनी कमी किसी को दिखाई ना देना। ठीक है, 119 क्वेश्चन आ जाता है, वह बाजार की ओर आया होगा, वाक्य में रेखांकित पद बंद है। तो वाक्य में रेखांकित पद बंद क्या है, तो आया होगा, खाया होगा, गया होगा, तो ये क्रिया कर रहा होगा ना, तो ये क्रिया है, क्रिया पद बंद है। ठीक है, बहुत सिंपल सा था, क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 120 कह रहा है कि वे सब समझते हैं कि मैं 9 साल का हूँ इसलिए मैं बुद्धू हूँ, पर मैं बुद्धू नहीं हूँ। स्वतंत्रता की ओर पाठ के आधार पर, देखिए यहाँ पे फिर से पाठ का क्वेश्चन पूछ लिया गया है। पाठ के आधार पर बताइए कि धनी इस प्रकार मन ही मन क्यों बड़बड़ाया। धनी एक नाम था, तो धनी जो है किस इस प्रकार क्यों बड़बड़ाया, जो बालक था धनी, तो क्यों बड़बड़ाया, वो क्यों बड़बड़ाया, क्योंकि आश्रम में बन रही योजना के बारे में उसको कोई कुछ बताता नहीं था। तो ये सब तब पता चलेगा जब आप कहानी अच्छे से पढ़े होंगे। तो जा करके जिन्होंने सारंगी बुक मेरी नहीं पढ़ी है उसको पढ़ लीजिए, जिन्होंने वीणा नहीं पढ़ी है वो क्लास में जा करके उसको देख लीजिए। और मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है, कहाँ से क्वेश्चन आएगा, कहाँ से नहीं आएगा, कैसे पूछेगा, अब आपने देख भी लिया है तो जा करके उसको रिवाइज करिए। और फ्रेंड्स अगर क्लास अच्छी लगी हो ना तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करिए। और हाँ, अगर आपको केवी में जॉब करनी है, केवी का तो फिक्स है, केवी का तो मैं पूरा सिलेबस अच्छे से करवाऊँगी। ठीक है, और बाकी जो अदर एग्ज़ाम्स का होगा सुपर टेट वो भी धीरे धीरे देखूँगी कि आगे किस तरह से कैसे आपको कवर करवाना है, टाइम भी तो उतना मिलना चाहिए। तो चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।